अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय होता ना, तो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में कभी भी ये गलती तो करता ही नहीं। मैं अपनी आईटीआर फाइलिंग सिर्फ रिफंड देख के तो बिल्कुल भी फाइल नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास आज के टाइम पे एआई है एंड डेटा है। और क्या आप जानते हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अराउंड 40,000 से भी ज्यादा टैक्स पेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजे और उन्हें यह कहा कि अगर आपने गलत डिडक्शंस क्लेम कर ली है तो अभी भी वक्त है, आप उनको रिवाइज कर दो। अदरवाइज आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट, पेनल्टी और नोटिसेस का सामना करना पड़ सकता है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह भी देखा है कि कई सारे सैलरीड एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जिनका फोकस सिर्फ यही है कि मेरा डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स का रिफंड कितना आएगा, और वो टैक्स पेयर्स ये जानना ही नहीं चाहते कि क्या मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल हुई भी है या नहीं। क्या अगर मैंने फेक डिडक्शंस ले लिए या मैंने अगर सही तरीके से डिडक्शंस क्लेम नहीं करे तो क्या मुझे फ्यूचर में इनकम टैक्स का नोटिस तो नहीं आ जाएगा। इन सब बातों पे बहुत सारे ऐसे सैलरीड एम्प्लॉयज हैं जिनका कोई फोकस ही नहीं है। देखो, डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स का रिफंड लेना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, बट सिर्फ रिफंड के लिए ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। एंड उससे भी बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे सैलरीड एम्प्लॉयज हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि उनके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेटर है, आइदर वो ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम। हाय, मेरा नाम है पुनीत और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके कर लीजिए ताकि इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस ना हो। एंड इस वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम, उनके टैक्स स्लैब्स, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, एचआरए, एटीसी, एटीडी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीइंग अ सैलरीड एम्प्लॉय आपके लिए ओल्ड रिजीम अच्छा है या न्यू टैक्स रिजीम। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम के केस में क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं और अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉयर या उस कंपनी के एचआर या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये नहीं बताते कि मुझे ओल्ड रिजीम लेना है या न्यू रिजीम लेना है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही आपका जो टीडीएस है वो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग काटेगी। और अगर आप उस कंपनी को बता देंगे कि मेरे पास डिडक्शंस हैं या मुझे ओल्ड रिजीम लेना है, तो वो आपका टीडीएस जो है वो ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग काटेगी। एंड दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप हर साल ये ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको ओल्ड रिजीम में जाना है या न्यू रिजीम में जाना है, बट ये डिसीजन आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले ही करना पड़ेगा। अगर आपकी आईटीआर फाइल हो गई तो आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का रिजीम चेंज नहीं कर सकते हैं। और अब सबसे पहले ये समझते हैं कि रिजीम होता क्या है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि टैक्स कैलकुलेट करने के दो रास्ते हैं, वन इज ओल्ड टैक्स रिजीम एंड सेकंड इज न्यू टैक्स रिजीम। दोनों ही लीगल है, दोनों ही ऑफिशियल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास डिडक्शंस और एग्जम्पशंस ज्यादा हैं तो ये देखा गया है कि पर्सन जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करता है। एंड अगर आपके पास डिडक्शंस और एग्जम्पशंस कम है और आपको टैक्स स्लैब रेट्स का फायदा लेना है तो वो टैक्स पेयर्स ज्यादा कर न्यू टैक्स रिजीम को चूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो टैक्स के स्लैब रेट्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। और मैं आपको बता दूं, इसी वजह से ज्यादातर सैलरीड एम्प्लॉयज को कंफ्यूजन हो जाती है कि आइदर उनको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम। और इसी वजह से कई सारे सैलरीड एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो ज्यादा टैक्स दे देते हैं, और इसी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मेरी सैलरी की आईटीआर फाइल होने वाली है वो किस फॉर्म में जाएगी। इंडिया में ज्यादातर अगर आप सैलरीड या पेंशन की इनकम कमाते हैं तो आपके पास दो फॉर्म्स हैं, वन इज आईटीआर 1 एंड सेकंड इज आईटीआर 2। आईटीआर 1 बेसिकली दोस्तों उनके लिए है जिनकी सैलरीड इनकम जो है वो 50 लाख तक की है,
और उनके पास जो कैपिटल गेन है वो ऑलमोस्ट 1.25 लाख तक का है, तो आप ITR 1 फाइल करेंगे, जिससे बेसिकली ITR 1 सहज बोलते हैं। एंड अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और आपके पास जो कैपिटल गेन है वो 1.25 लाख से ज्यादा है, तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। और अगर आपके पास कैपिटल गेन, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टीज, इस तरीके की अगर इनकम है, तो प्रैक्टिस में यह देखा गया है कि ऐसे केस में ITR 2 फाइल होती है। और अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो भी आप ITR 1 फाइल करेंगे। एंड दोस्तों, फाइनली आपको ITR 1 में फाइल करनी चाहिए या 2 में फाइल करनी चाहिए, ये अपने CA या किसी भी टैक्स कंसल्टेंट से बिना पूछे मत सेलेक्ट करना, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिन सब पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम ITR 1 में आ रही है या ITR 2 में आ रही है। एंड दोस्तों, यहां पे मैंने सिर्फ वही फॉर्म्स बताए हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयज पे ज्यादा कर इंपैक्ट करते हैं। एंड दोस्तों, अगर मैं इन दोनों फॉर्म्स के ड्यू डेट की बात करूं, तो एग्जाम्पल के तौर पे फाइनेंशियल ईयर 25 से लेकर 26 की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2026 है। एंड ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये फाइनली 15 सितंबर चली गई थी, बिकॉज ये डिपेंड करता है CBDT के ऊपर। बट ज्यादातर जो जनरल प्रैक्टिस में डेट देखी गई है वो 31 जुलाई 2026 ही होती है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट का सर्वर नहीं चल रहा तो इन सब केसेस में वो डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, और अगर और भी कोई तरह के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। एंड दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है वो भी इंप्लीमेंट हो चुका है। जैसे हमारा जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961, उसमें फाइनेंशियल ईयर चलता था, अब जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट आ गया है उसमें टैक्स ईयर चलता है। एंड ये टैक्स ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। और इस वीडियो में जो हम FY 25 से लेकर 26 की बात करने वाले हैं, और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई 2026 है, इस केस में इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगेगा, ना कि 25। बिकॉज जो 25 वाला एक्ट है वो 1 अप्रैल 26 से स्टार्ट होगा, और जब 31 मार्च 27 आ जाएगा, और जब उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर की हम ITR फाइल करेंगे 27 से 28 में, तब इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी ITR जाएगी। एंड इसमें और भी चीजें गवर्नमेंट ने करी है इस एक्ट में, बट जितना ये देखा गया है कि ज्यादातर एग्जम्पशंस, लिमिट्स, डिडक्शंस ये सब सेम ही रखी गई हैं, बट इनके जो सेक्शंस के नेम है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट है। जैसा कि हम बात करें सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो अब सेक्शन 123 बन गया है। और अगर हम बात करें सेक्शन 80D की, तो वो अब सेक्शन 124 बन गया है। एंड दोस्तों, इसीलिए जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, इसको समझने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाऊंगा, जो अपने YouTube चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा इन फ्यूचर। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडिया में जो टैक्स स्लैब सिस्टम है वो क्या है। देखो, इंडिया में जो टैक्स स्लैब्स हैं वो दो तरीके के हैं। वन, एक तो आपका जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, एंड सेकंड जो आपका न्यू टैक्स रिजीम है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उनके टैक्स स्लैब्स क्या हैं। अगर हम अब इस टेबल को देखें तो 0 से लेके जो 4 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आप पे 0 टैक्स है। एंड अगर 4 लाख से 8 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पे 5% का है। और 8 से 12 लाख की बात करें तो 10%, और 12 से 16 लाख की बात करें तो 15%, एंड 16 से 20 लाख की बात करें तो 20%, और अगर 20 लाख से 24 लाख की बात करें तो 25%, एंड अगर 24 लाख से अबव आपकी इनकम है तो आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा इन न्यू टैक्स रिजीम। एंड दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम को समझने के लिए मान लेते हैं कि जो आपकी सैलरी है वो 12.75 लाख की है, और आपको ये जान के खुशी होगी कि इस केस में आपका जो टैक्स है वो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग 0 जाएगा। अब वो कैसे, इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो 12,75,000 की है, और उसमें गवर्नमेंट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देगी, डेट इज 75,000 रुपीज का, और आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी 12 लाख रुपए। तो दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि ये जो आपकी 12 लाख रुपए की फिगर आ जाती है आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, इस पे टैक्स कितना बनेगा।
अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम। देखो, 0 से लेके 4 लाख तक का जो स्लैब है उसमें 0% का रेट है। 4 लाख से अगर हम 8 लाख की बात करते हैं तो आप पे 20,000 रुपए का टैक्स बन जाएगा 5% के हिसाब से। और अगर हम 8 लाख से 12 लाख की बात करें तो उस पर 10% का रेट है, तो आपका टैक्स मोटा मोटा आ गया 40,000। तो अगर मैं टोटल करूं तो आपका टैक्स बन जाता है 60,000 रुपए का, राइट। एंड दोस्तों, आपको यह भी जान के खुशी होगी कि ये जो आपका 60,000 रुपए का टैक्स बचा, ये भी आपको पे नहीं करना, क्योंकि आपके पास एक और सेक्शन है जिसे बोलते हैं 87A। ये एक ऐसा रिबेट का सेक्शन है जो उनको मिलता है जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। तो वो अगर 10% स्लैब रेट में आ रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट 60,000 रुपए का रिबेट दे देगी। और जो आपका 60,000 रुपए का टैक्स आया था माइनस आपका 60,000 रुपए का रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो आपका जो फाइनल टैक्स बनेगा वो 0 बनेगा। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं और आपकी इनकम जो है वो 12,75,000 रुपए की है एज अ सैलरी, तो आपका टैक्स जो है वो 0 बनेगा। और अब हम ये समझते हैं कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उनके टैक्स स्लैब्स के रेट्स क्या है। अगर हम इस टेबल को देखें तो 0 से लेके अगर आपकी 2.5 लाख तक की इनकम है तो आपका जो टैक्स है वो 0 बनेगा। और अगर हम बात करते हैं 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम की, तो आपका जो टैक्स है वो 5% के स्लैब रेट में आएगा। और अगर हम बात करते हैं 5 लाख से 10 लाख तक की, तो आप पे जो टैक्स स्लैब रेट आएगा वो 20% आएगा। एंड अगर हम बात करते हैं 10 लाख से ऊपर की, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 30% के रेट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे न्यू टैक्स रिजीम के केस में जो गवर्नमेंट का रिबेट का सेक्शन था 87A, उसका बेनिफिट आपको 60,000 तक का मिलता था, वो ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में आपको 12,500 का मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इसका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो ओल्ड रिजीम का केस है उस केस में आपके 5 लाख तक का टैक्स ऑलमोस्ट 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से लेके 2.5 लाख 0 है और 2.5 लाख से लेके 5% का जो 5% का है, गवर्नमेंट आपको 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट दे रही है। तो आपका ओल्ड रिजीम के केस में 5 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स और न्यू रिजीम के केस में 12 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स। एंड दोस्तों, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम का केस है वहां पे जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट आपको नंबर ऑफ डिडक्शंस और एग्जामिशंस का बेनिफिट दे रही है जो आपको न्यू टैक्स रिजीम के केस में नहीं मिलता। अब ये ऐसी कौन सी डिडक्शंस हैं और कौन सी एग्जामिशंस हैं, इनके बारे में हम आने वाले सेक्शन में समझेंगे। एंड दोस्तों, इसीलिए अगर मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला में बताऊं और एक इन शॉर्ट बताऊं, आई कैन अंडरस्टैंड कि हर एक सैलरी पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट केस है और उनके बिना स्ट्रक्चर को समझे हुए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि उनके लिए ओल्ड बेटर है या न्यू बेटर है। बट अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूं तो अगर आपके पास डिडक्शंस ज्यादा हैं तो आप ओल्ड में जा सकते हैं, अगर आपके पास डिडक्शंस कम है तो आप न्यू रिजीम चूज कर सकते हैं। एंड रेस्ट ये फिर भी डिपेंड करेगा आपके इनकम सोर्सेज के ऊपर और आपके अदर सर्कमस्टांसेस पे। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी डिडक्शंस और एग्जामिशंस की जो एक सैलरीड एम्प्लॉय के पास अवेलेबल होती हैं और उसी बेस पे डिसाइड होता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। इसको समझने के लिए पहले आप ये टेबल देखिए। इस टेबल में हमने पहली डिडक्शन मेंशन करी है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो यहां पे आपको वो 50,000 की मिलेगी और अगर हम न्यू रिजीम की बात करें तो फिर आपको मिलेगी 75,000 की। ये डिडक्शन लेने के लिए आपको गवर्नमेंट को कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ या कोई भी तरह का एविडेंस या डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करना होता, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाती है। एंड अगर हम सेकंड की बात करें तो वो आता है HRA। HRA को बोलते हैं बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस ये उनके लिए है कि अगर आप रेंट पे रहते हैं और आप ओल्ड रिजीम चूज करते हैं तो आप HRA का एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं, और अगर आप न्यू रिजीम में हैं तो आप HRA क्लेम नहीं कर सकते। अगर मैं आपको इसके अमाउंट की बात करूं तो ये कैलकुलेट होता है और ये हर किसी इंडिविजुअल सैलरी पर्सन के बेस पे अलग अलग है, राइट। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड डिडक्शन की जो है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C की डिडक्शन जो है वो आपको ओल्ड रिजीम के केस में मिलती है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की, और इन केस ऑफ न्यू रिजीम आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है।
एंड दोस्तों अगर हम सेक्शन 80C के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो इसमें ज्यादातर जो डिडक्शंस आती हैं दैट इज मोस्ट फेमस पीपीएफ दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड सेकंड इज ईएलएसएस दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और थर्ड वन इज आपका एलआईसी का जो आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं या आप किसी भी कंपनी से कोई भी जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसको भी आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपकी 80C में आती हैं और इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आप 1.5 लाख तक का ले सकते हैं इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम, बट इन केस ऑफ न्यू रिजीम आपको अलाउड नहीं। एंड दोस्तों जो आपकी फोर्थ डिडक्शन है वो है 80D। 80D बेसिकली मींस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम। और इस केस में गवर्नमेंट ने ये बोला है और जो बेसिकली एक्ट में लिखा है कि अगर आप ओल्ड रिजीम चूज करते हैं और आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए अगर वो पॉलिसी लेते हैं तो आप 25,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं और वो पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम वो अलाउड ही नहीं। तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में 80D का डिडक्शन मिलेगा, बट इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम वो आपको नहीं मिलेगा। और जो नेक्स्ट है वो है होम लोन इंटरेस्ट। अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट का आप मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम, और न्यू रिजीम में वो अलाउड ही नहीं है। एंड दोस्तों जो अगली डिडक्शन है वो है एनपीएस 80CCD 1B। ये ओल्ड रिजीम के केस में 50,000 और न्यू रिजीम के केस में नॉट अलाउड। एंड दोस्तों पहले हम ये समझते हैं कि एनपीएस क्या होता है। एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये 2 तरीके का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। कंट्रीब्यूशन नंबर 1 जो है वो है आपका खुद का कंट्रीब्यूशन बीइंग एन एम्प्लॉय, और जो सेकंड कंट्रीब्यूशन है वो है एम्प्लॉयर का। और दोनों का ट्रीटमेंट एक्ट में डिफरेंट है। अगर आप बात करते हैं सेक्शन 80CCD 1B की, अगर आपके जो खुद का एनपीएस कंट्रीब्यूशन है अगर आप वो लेते हैं तो ओल्ड रिजीम के केस में आपको 50,000 तक का मिल जाएगा, और अगर न्यू रिजीम की बात करें तो आपको नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों अगर हम सेकंड कंट्रीब्यूशन की बात करें उसको डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 80CCD 2 में। ये बेसिकली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। अब ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो बेसिक सैलरी प्लस आपका डीए मिला के 14% का आप डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट हैं तो आप 10% तक का डिडक्शन ले सकते हैं बेसिक प्लस डीए मिला के। एंड दोस्तों जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ये दोनों टैक्स रिजीम में अलाउड है। एंड दोस्तों अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो आप एम्प्लॉयर का एनपीएस आपके लिए काम आएगा, एम्प्लॉय वाला काम नहीं आएगा। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो है एलटीए। एलटीए को बोलते हैं लीव ट्रेवल अलाउंस। अगर हम इस अलाउंस की बात करें तो ये भी आपको ओल्ड रिजीम के केस में मिलेगा, न्यू रिजीम के केस में नहीं मिलेगा। और ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रैवल है वो डोमेस्टिक होना चाहिए, वो ट्रेन के थ्रू होना चाहिए। और इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगी कि एलटीए क्या होता है। एंड दोस्तों इसके बाद जो मोस्ट कॉमन लास्ट डिडक्शन है वो है 80E, दैट इज बेसिकली एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। अगर आपका कोई एजुकेशन लोन है तो उसके इंटरेस्ट का रिडक्शन आप ओल्ड रिजीम के केस में ले सकते हो और न्यू रिजीम के केस में आप नहीं ले सकते। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप 80E दैट इज एजुकेशन लोन इंटरेस्ट में अगर आप इसका रिडक्शन लेते हैं तो इसमें कोई इंटरेस्ट में के अमाउंट पे कोई लिमिट नहीं है, आप फुल इंटरेस्ट के अमाउंट का रिडक्शन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये सिर्फ 8 साल तक मिलता है, और ऐसी और भी कंडीशंस हैं जो आप 80E के सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, आपके पास HRA, 80C, 80D इस तरीके के डिडक्शंस हैं तो आप ओल्ड रिजीम चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की डिडक्शंस नहीं है और आपकी इनकम ऑलमोस्ट 12 लाख के आसपास कुछ की है तो आप न्यू टैक्स रिजीम भी चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि हमारे लिए कौन सा टैक्स रिजीम जो है वो बेटर है, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम। और मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही चाहिए था, बट अगर मैं आपको अब तक की वीडियो में ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का फर्क नहीं बताता, और मैं आपको उनके टैक्स स्लैब रेट्स नहीं बताता, और मैं ये नहीं बताता कि कौन सी ऐसी मेजर डिडक्शंस हैं जो ज्यादातर लोग ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में लेते हैं और न्यू टैक्स
रिजीम के केस में वो डिडक्शंस नहीं मिलती, तो शायद आपको अब ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं और अगर मैं आपको एक रफली नंबर दे दूं और मैं आपको बता रहा हूं कि जो नंबर मैं आपको देने जा रहा हूं जरूरी नहीं है कि ये नंबर सब पे इंप्लीमेंट हो, बट ये एक जनरल प्रैक्टिस में देखा गया है कि अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, इन शॉर्ट अगर आपकी इनकम 12,75,000 की है और आपके पास डिडक्शंस नहीं है, तो आपका जो टैक्स है वो न्यू रिजीम के केस में कम बनेगा। एंड दोस्तों, मैं आपको एक फिगर और बता देता हूं जो आपको डिसाइड करवाने में हेल्प करेगी कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम के केस में जाना है। बट मैं आपको फिर बता दूं कि ये एक एजम्पशन है जो एक प्रैक्टिस मार्केट में चल रही है, बट इट डजंट मीन दैट कि ये सब पे इंप्लीमेंट होगा। अगर हम मान के चले कि 4,25,000 से ज्यादा आपकी टोटल डिडक्शंस है, लाइक आपकी एटीसी, एटीडी, एटीई और आपका एलटीए, एचआरए एक्सेट्रा, तो माना गया है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी वही डिडक्शंस 4,25,000 से कम की हैं, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम जो है वो बेटर ऑप्शन है। स्टिल आई एम सेइंग दैट ये डिपेंड करेगा आपके अदर सर्कमस्टांसेस और आपके अदर डिडक्शंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। एंड दोस्तों, इस ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को समझने के लिए कि बीइंग अ सैलरी पर्सन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए, इसके लिए मैंने यहां पे 2 एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं और वन बाय वन आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए, इन टेबल्स को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। तो दोस्तों, मान लेते हैं एक पर्सन है रोहित के नेम से और उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 15 लाख की है। पहले तो उसको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आप जानते हैं जिसके लिए कोई भी प्रूफ और कोई भी एविडेंस देने की नीड नहीं है। वो मिलेगा उसको 75,000 का अगर वो न्यू टैक्स रिजीम चूज करता है और उसकी टैक्सेबल इनकम निकल के आ गई 14,25,000 की। अब हम ये निकालेंगे कि 14,25,000 पे टैक्स कितना बनेगा। 0 से लेके 4 लाख तक का 0%, क्योंकि आप न्यू टैक्स स्लैब रेट लगाने जा रहे हैं, और 4 लाख से 8 लाख का 5%, तो टैक्स बनेगा 20,000। 8 लाख से 12 लाख की पे आएगा 10% का स्लैब, तो आपका टैक्स आ गया 40,000। 12 लाख से 14,25,000 का जो टैक्स रेट आएगा वो आएगा 15% का, तो उसका ऑलमोस्ट टैक्स आ गया 33,750। तो अगर मैं इस टोटल टैक्स को करूं कैलकुलेट, तो ये बनता है 93,750 और इस पे मैं 4% का सेस लगा दूं जो सरकार हमसे लेती है, तो वो 3750 है। तो टोटल अमाउंट निकल के आ गया 97,500 अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं और आपकी 15 लाख की ग्रॉस सैलरी है। एंड दोस्तों, अब हम एक न्यू एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि प्रिया नेम से एक और एम्प्लॉय है और जिसकी ग्रॉस सैलरी 15 लाख की है, बट वो न्यू टैक्स रिजीम को चूज नहीं करती, वो ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करती है क्योंकि उसके पास कुछ डिडक्शंस अवेलेबल है। मान लेते हैं कि उसकी सैलरी है 15 लाख की और उसको भी मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगा 50,000 का, क्योंकि वो 75,000 का न्यू टैक्स रिजीम के केस में है। ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में जो डिडक्शन है वो 50,000 का है। उसके बाद उसके पास है एक एटीसी मैक्सिमम 1.5 लाख, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और सेकंड इज एटीडी, वो भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एटीडी का मतलब क्या है। वहां पे उसके पास है 25,000 का डिडक्शन, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो आएगी 12,75,000 रुपए की। अब हम 12,75,000 को कैलकुलेट करेंगे बट ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग। तो पहले तो ओल्ड टैक्स रिजीम का जो टैक्स स्लैब कहता है कि 0 से लेके 2.5 लाख तक का 0% टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख में 5%, तो वो 12,500 आ गया। देन 5 लाख से 10 लाख में आ गया 1 लाख का टैक्स, और 10 लाख से 12,75,000 के केस में 30% का टैक्स रेट आता है, तो उसका टैक्स बन गया 82,500। अगर हम इस टोटल इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो बनता है 1,95,000, उसके ऊपर 4% का सेस जो 7800 बनता है। तो टोटल टैक्स प्रिया का ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में आ गया 2,02,800। वही
अगर प्रिया न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करती तो उसका टैक्स आता 97,500 जो रोहित के केस में आया था। तो इस केस में गलत टैक्स रिजीम स्ट्रक्चर चूज करने की वजह से उसको 1,05,300 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ गया। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कि मैं एक एजम्पशंस के बेसिस पे ये एग्जांपल बना रहा हूं, बाकी सब चीजें आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर सकती हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है। बट स्टिल अगर मैं इन सब एजम्पशंस और इन सब डिडक्शंस को अगर मैं लेके चलूं तो यहां पे ये समझ आ रहा है कि अगर 15 लाख की ग्रॉस सैलरी है और डिडक्शंस आपकी मोटा मोटा 4.25 लाख से नीचे की हैं तो आपके लिए न्यू रिजीम बेटर है, और अगर आपकी डिडक्शंस जो हैं वो 4.25 लाख से ऊपर की हैं तो आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर है। एंड दोस्तों, ये मेरी ड्यूटी है आपको बताना कि मैंने यहाँ पे जो केसेस लिए हैं वहां पे मैंने एक एजम्पशंस ली हैं जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने डिफाइन किया है कि इतनी डिडक्शंस हैं और इतनी सैलरी है। ये आपके केस में बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो हमेशा अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले अपने सीए और टैक्स कंसल्टेंट से जरूर बात करें। एंड दोस्तों, अब हम इस पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। नंबर 1, अगर आप अपने एचआर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो जो आपका एचआर या आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो आपका जो टीडीएस है वो एज पर न्यू टैक्स रिजीम ही काटेगा। एंड नंबर 2, मोटा मोटा अगर आपकी 12,75,000 की सैलरी है तो आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज कर सकते हैं। एंड नंबर 3, अप्रॉक्स अगर आपकी डिडक्शंस ज्यादा नहीं है, वो ऑलमोस्ट 4,25,000 की है, तो ये देखा गया है प्रैक्टिस में कि आप इस केस में न्यू टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं। और अगर आपकी टोटल डिडक्शंस ऑलमोस्ट 4.25 लाख से ऊपर है या और भी ज्यादा है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कर सकते हैं। एंड नंबर 4, अगर आपने फेक डिडक्शंस क्लेम किए हैं तो आपकी आईटीआर में बहुत ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं और फ्यूचर में आपको नोटिस भी आएंगे, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। एंड नंबर 5, आपके पास फॉर्म 16 और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर होनी चाहिए। एंड नंबर 6, कभी भी लास्ट मिनट पे अपनी आईटीआर फाइल ना करवाएं, ऑलवेज अपनी आईटीआर ऑन टाइम ही फाइल करें। और हां, जब भी आप अपना ओटीपी किसी भी सीए या किसी भी टैक्स कंसल्टेंट को प्रोवाइड करवाते हैं तो वो ये शो करता है, बेसिकली वो ये प्रूव करता है कि आप उस आईटीआर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमेशा अपनी आईटीआर करेक्ट वे में और लीगल वे में फाइल करवाएं, फेक डिडक्शंस का यूज ना करें। एंड दोस्तों, ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो जिनको अभी अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और वो लोग कंफ्यूज हैं कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम। एंड ऐसी और सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस की वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना।